हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, कुछ ना कुछ कॉमेंट जरूर लिख दें, जिससे कि वीडियो आगे बढ़े और मेरी मेहनत सफल हो। दोस्तों, जैसा कि आप नोटिस करेंगे कि मैं अपने वीडियो में काफी मेहनत करता हूं और यदि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसमें सबकी भलाई है। तो दोस्तों, आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिख दें, वेरी नाइस, वेरी गुड, या फिर आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट टुडेज लेसन। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। तो दोस्तों, मूर्तिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कल्पटर। और मूर्ति कला को एक तरह से स्कल्पचर कहते हैं। आप सुने होंगे स्कल्पचर। और मूर्तिकार को कहते हैं स्कल्पटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे, स्कल्पचर एंड स्कल्पटर। जैसे दोस्तों, हम लोग कैसे लिखते हैं, जंगल में एक शेर रहता था। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। तो यहां पर लिखेंगे देयर लिव्ड अ स्कल्पटर इन अ विलेज। देयर लिव्ड अ स्कल्पटर इन अ विलेज। और दोस्तों, आप चाहें तो अ स्कल्पटर लिव्ड इन अ विलेज भी लिख सकते हैं। वह देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। तो दोस्तों, आप यहां पर यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रोज पेंटिंग किया करता था, आई यूज टू डू पेंटिंग डेली। दोस्तों, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। और खास तौर से मैं वहां जाता, ऐसे करता, इस तरीके के सेंटेंस में आप वुड प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं वहां रोज जाया करता, आई वुड गो देयर डेली। यानी कि ता में ही अटक जाए तो वुड यूज करेंगे। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने समझा है, इस सेंस में वुड का यूज करते हैं। वह आया करता, मुझसे मिला करता, ही वुड कम टू मी एंड मीट मी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और करता था जाए तो आप इसे सिंपल पास्ट टेंस या फिर यूज टू प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। गढ़ा करता था, यदि किसी चीज को काट कर बनाया जाए, थोड़ा सा गड्ढा करके, तो आप इसके लिए कार्व वर्ब का यूज कर सकते हैं। कार्व। तो यहां पर लिखेंगे ही यूज टू कार्व ब्यूटीफुल आइडल्स। और दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आइडल यानी कि आलसी, और एक होता है आइडियल यानी कि आदर्श, और इसका अर्थ होता है आलसी। इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, आइडल, आइडल, आइडियल। ही यूज्ड टू कार्व ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। दोस्तों, जनरली हम भारतीय इंडियंस इसे ऑफ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे पढ़ा जाता है ऑव। तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मैन नहीं है, हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार पढ़ते हैं। ही यूज्ड टू कार्व ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। एक बार उसने भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी। तो सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, और फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? उसने, यानी कि ही। एक बार, वंस, वंस ही
carved a beautiful idol of God. Once he carved a beautiful idol of God. वह मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुंचानी थी। दोस्तों, जैसे मुझे जाना था, I had to go, तो उसी प्रकार यहां पर है पहुंचानी थी। जैसे मुझे एक कार खरीदना था, I had to buy a car, तो यहां पर लिखेंगे he had to। और पहुंचाना एक तरह से डिलीवर करना, जैसे सामान हमारे पास डिलीवर होती है, डिलीवर दैट आइडल टू द कस्टमर। दोस्तों, यदि कस्टमर पहले से ही जाना पहचाना है तो आप द का यूज कर सकते हैं, और किसी भी कस्टमर को बेचना है तो आप ए का यूज कर सकते हैं। He had to deliver that idol to the customer, इसलिए उसने कुम्हार से गधा किराए पर लिया। दोस्तों, किसी भी जानवर को किराए पर लेना यानी कि हायर करना, और गाड़ी वगैरह को भी हम लोग हायर करते हैं, और घर वगैरह को रेंट में लेते हैं। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहां पर लिखेंगे सो ही हायर्ड अ डोंकी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इसे गलत पढ़ रहा हूं, होना चाहिए डंकी, लेकिन दोस्तों इसे डोंकी ही पढ़ते हैं। हालांकि मंकी को मंकी पढ़ते हैं और इसे डोंकी पढ़ते हैं। सो ही हायर्ड अ डोंकी, कुम्हार से, फ्रॉम द पॉटर। सो ही हायर्ड अ डोंकी फ्रॉम द पॉटर, फिर उसने मूर्ति गधे पर लादी और चल पड़ा। तो यह भी सिंपल पास्ट टेंस में। लादना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसे आप लोड कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देन ही लोडेड द आइडल, गधे पर, ऑन द डोंकी, और चल पड़ा, एंड स्टार्टेड। दोस्तों, स्टार्ट का अर्थ शुरू करना भी होता है और रवाना होना भी होता है। रास्ते में उस मूर्ति को जो देखता, पल भर रुककर मूर्ति की तारीफ जरूर करता। तो यहां पर लिखेंगे ऑन द वे, हु एवर, यानी कि जो कोई भी, जहां कहीं भी इसे कहते हैं वेयर एवर, जो कुछ भी इसे कहते हैं वट एवर, जो कोई सा इसे आप कह सकते हैं विच एवर। सॉ द आइडल वुड स्टॉप फॉर अ मोमेंट। इसमें दो क्लॉज है, पहले क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरे क्लॉज में वुड यूज करेंगे। और मूर्ति की तारीफ जरूर करता, एंड प्रेज द आइडल। Then he loaded the idol on the donkey and started. On the way, whoever saw the idol would stop for a moment and praise the idol. कुछ लोग उस मूर्ति को देखते ही झुककर प्रणाम करते। तो यहां पर भी आप would प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे some people would bow down and pay obeisance.
पे ऑबेशंस यानी कि एक तरह से प्रणाम करना झुकते हुए, उस मूर्ति को देखते ही एज सुन एज दे सॉ इट, some people would bow down and pay obeisance as soon as they saw it. यह देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। यह देखकर seeing this, उस मूर्ख गधे ने सोचा the foolish donkey thought that, लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। People were praising him. यहां पर दैट से पहले मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। हालांकि हिंदी में है रहे हैं, आर होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में वर यूज करेंगे क्योंकि यह एक क्लॉज से जुड़ा हुआ है और उसी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। एंड बोइंग डाउन टू हिम। Seeing this, the foolish donkey thought that people were praising him and bowing down to him. वह अकड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। तो यहां पर लिखेंगे he stood proudly in the middle, आप चाहें तो यहां पर on का भी यूज कर सकते हैं, on the middle of the road, और जोर जोर से रेंकने लगा and started braying। गधे की आवाज को ब्रे कहते हैं इंग्लिश में, रेंकना, जोर जोर से, loudly। He stood proudly on the middle of the road and started braying loudly। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप करने की बहुत कोशिश की, पर गधा रेंगता ही रहा। The sculptor tried to silence the donkey। पुचकार कर, तो आप यहां पर लिख सकते हैं by caressing। caress एक काफी इंपोर्टेंट वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्यार से हाथ फेरना या फिर पुचकार करना, दुलार करना। और दोस्तों इसे एक्चुअली पढ़ते हैं caress, तो यहां पर पढ़ेंगे caressing। पर गधा रेंगता ही रहा, but the donkey continued to bark। The sculptor tried to silence the donkey by caressing, but the donkey continued to bark। अंत में उस मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। अंत में इन दी एंड या फिर फाइनली, द स्कल्पटर beat him badly with a stick। दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर बीट वर्ब 1 है, तो मैं आपको बीट का वर्ब फॉर्म्स बता देता हूं। बीट, बीट, बीटन।
तो वर्ब टू भी बीट ही होता है। इन द एंड द स्कल्प्टर बीट हिम बैडली विद अ स्टिक। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया, उसका होश ठिकाने आया और वह फिर चुपचाप चलने लगा। मार खाने के बाद, आफ्टर बीइंग बीटन, आफ्टर गेटिंग बीटन भी आप लिख सकते हैं। द डोंकी लॉस्ट ऑल हिज प्राइड। आफ्टर बीइंग बीटन द डोंकी लॉस्ट ऑल हिज प्राइड। उसका होश ठिकाने आ गया। ही केम टू सेंसेस, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और वह फिर चुपचाप चलने लगा। एंड ही अगेन started walking silently. After being beaten, the donkey lost all his pride. He came to senses and he again started walking silently. इस स्टोरी का मोरल क्या है? समझदार के लिए इशारा और मूर्ख के लिए डंडा। An indication for the wise and a stick for the fool. An indication for the wise and a stick for the fool. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।